तो आज रोमांटिसिज्म के पहले यानी कि प्री राइटर्स ऑफ रोमांटिक एरा के थॉमस ग्रे की हम लोग चर्चा करेंगे। थॉमस ग्रे के बारे में ब्रीफ लाइफ स्केच मैंने बोर्ड पर लिख दिया है। बेटा जरा बोर्ड पर कर दो, आप इसको नोट कर लें, फिर और चर्चा हो जाती है। आप लोग अगर नोट्स बुक बना रहे होंगे तो जिस तरह से ऊपर टॉपिक हर एज का दिया जा रहा है, सिलसिलेवार अगर आप उस तरह से लिखेंगे तो आपको कभी भी कंफ्यूजन या मैटर अमिस नहीं होगा। हर एज एक एज के बाद दूसरा एज कौन सा शुरू होता है और उस एज में कितने राइटर हैं, फिर जब दूसरे एज में चलते हैं तो उसकी सोशल और पॉलिटिकल कंडीशन के बारे में भी चर्चा हो जाती है। तो अगर इस तरह से सिस्टमेटिक वे में आप नोट्स लिखेंगे तो कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। और मेरा पूरा प्रयास ये रहता है कि नोट्स एट ए ग्लैंस देख करके आपके दिमाग में सारी बातें क्लिक कर जाएं। नोट्स का मतलब फालतू की चीजें नहीं होती हैं। जो फैक्ट है उसको जो है ध्यान में रखना चाहिए। तो ट्रांजिशन पीरियड कंटिन्यूड, और ट्रांजिशन पीरियड के आज के कवि थॉमस बे। थॉमस बे was born in 1716. He died in 1771 at Pembroke College. He was buried in Little Churchyard of Stoke Poges. DSSB में प्रश्न आया है इसलिए ये जिक्र मैंने कर दिया। तो लिटिल चर्चयार्ड ऑफ स्टोक पोगीज, अब भी आवाज आ रही है, मैं कह रहा हूं कि अपना माइक आप लोग म्यूट कर दें। As far as education is concerned, he got his primary education from Eton School and then he moved to Cambridge, did graduation from Cambridge University. His LSE, which began in 1745 and appeared in 1750, brought him fame. वैसे शुरुआती दौर में फर्स्ट फेज की रचनाओं के कारण ग्रे को कोई प्रसिद्धि नहीं मिली, लेकिन जब 1750 में उसके एलजी का प्रकाशन हुआ तो रातों रात इंग्लैंड में वो एक महान कवि का स्थान प्राप्त कर लिया, जिसके बारे में अलग अलग विद्वानों ने कमेंट दी है। स्विनबर्न ने कमेंट किया है, फेल्प ने कमेंट किया है, ढेर सारे राइटर्स ने कमेंट किया है। तो इन 1768 he was appointed as professor of history and language at Cambridge. कैम्ब्रिज में वो हिस्ट्री और लैंग्वेज का प्रोफेसर नियुक्त हुआ 1768 में। As for his literary career can be classified into 3 stages. 3 चरणों में उसके साहित्यिक जीवन को चरणबद्ध किया जा सकता है। During first stage, he was partly bound by classical rules, but by and by he freed himself from thraldom of classicism. thraldom कहते हैं कैद को। पहले
स्टेज के दौरान वह क्लासिसिज्म से अपने आप को मुक्त करता है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि ही वॉज मच मोर इम्प्रेस्ड बाय ड्राइडन, ड्राइडन से बहुत ज़्यादा प्रभावित था। तो जो क्लासिसिज्म का या नियो क्लासिकल ट्रेंड ऑफ पोएट्री का प्रभाव था, उस प्रभाव से धीरे धीरे करके फर्स्ट स्टेज के दौरान ग्रे ने अपने आप को मुक्त किया। एंड इन 1742 he wrote some fragmentary poems, कुछ छिटपुट कविताएं उसने 1742 के दौरान लिखा, और जिसमें 3 पोएम जो है मुख्य हैं, ऑन थॉम्सनियन ट्रेजेडी और ओड ऑन स्प्रिंग। अंग्रेजी साहित्य के विद्वान ये मानते हैं कि ग्रे की ओड ऑन स्प्रिंग ये उसकी पहली रचना है, और दूसरी रचना है ओड ऑन थॉम्सनियन ट्रेजेडी, तीसरा है ओड ऑन डिस्टेंट प्रॉस्पेक्ट ऑफ ईटन कॉलेज। नोट कर लिए होंगे आप लोग, तो मिटा दो। अगला है ओड ऑन डिस्टेंट प्रॉस्पेक्ट ऑफ ईटन कॉलेज। और नेक्स्ट है उसका ओड ऑन एडवर्सिटी। ओड ऑन एडवर्सिटी, ये जो वर्क है वो उसके फर्स्ट फेज की रचनाएं हैं, और सेकेंड स्टेज नोट कर लिया हो तो मैं ये नीचे मिटा दे रहा हूं। द वर्क्स ऑफ सेकेंड स्टेज of his literary career. Only single work that is stanzas written in a country churchyard. चर्चयार्ड कहते हैं कब्रिस्तान को, कंट्री चर्चयार्ड कहते हैं देहात के कब्रिस्तान में लिखे हुए कुछ स्टैंजास, which was published in 1750। और ये मात्र उसके साहित्यिक जीवन के दूसरे चरण की एकलौती रचना है जो थॉमस ग्रे को रातों रात प्रसिद्धि में ला दिया। लेकिन स्टैंजास रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड की विशेषता क्या है? इट इज रिटन विद ए व्यू टू, ऊपर से मिटा दे रहा हूं, it is written with a view to
with a view to paying tribute to unknown obscure unsung uncelebrated poor villagers, poor people of Hamlet and poor forefathers. वास्तव में स्टैंजाज रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड इस नजरिए से लिखे गए कि अज्ञात और अपरिचित अनसंग जिसके बारे में कोई गीत या कोई प्रसिद्धि न मिली हो, अनसेलिब्रेटेड जिसका कभी कोई इतिहास न रहा हो, इतिहास के पन्नों में जिसका जिक्र न आया हो। हैमलेट कहते हैं गांव को, ये कैपिटल न लिख करके स्मॉल होना चाहिए। हैमलेट कहते हैं स्मॉल विलेज को, छोटे से गांव के जो गरीब लोग हैं और जो गरीब पूर्वज हैं, हु आफ्टर डेथ आर लाइंग बरीड in their graves, enjoying eternal sleep. तो ग्रामीणों के प्रति एक भावनात्मक श्रद्धांजलि है स्टैंजाज रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड। और एक चीज ये भी ध्यान रखिएगा, विद पब्लिकेशन ऑफ the elegy Thomas Gray introduced a new type of elegy in English literature known as impersonal elegy. स्टैंजाज रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड के प्रकाशन के साथ अंग्रेजी साहित्य को ग्रे की एक नया योगदान रहा और उसने एक नई तरह की एलर्जी को इंट्रोड्यूस किया अंग्रेजी साहित्य में, जिसको जाना गया इम्पर्सनल पोएट्री। जैसे एलर्जी के इतिहास के बारे में मैं बता चुका हूँ कि इम्पर्सनल एलर्जी के पहले दो तरह की एलर्जी अस्तित्व में थी। एक तो थी पर्सनल एलर्जी और दूसरी तरह की जो एलर्जी थी पास्टोरल एलर्जी थी। दोनों का जिक्र मैंने विस्तार से अपने फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर्स के वीडियो में कर दिया है। तो थॉमस ग्रे ने अंग्रेजी साहित्य को एक नई एलर्जी दी, जिसको क्या कहा गया, इम्पर्सनल। ना तो ये पर्सनल होती है और ना ही पास्टोरल होती है, बल्कि किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर नहीं लिखी जाती है। जैसा कि आपने इसमें देखा था कि इट वॉज रिटन विद ए व्यू टू पेइंग ट्रिब्यूट टू दोज अननोन obscure unsung and uncelebrated poor villagers of Hamlet
एंड टू देयर फोरफादर्स, तो वो अज्ञात अनाम गुमनाम ग्रामीण लोगों के मृत्यु के ऊपर एक श्रद्धांजलि के रूप में लिखी गई कविता है, जो अपने पूरे जीवन अज्ञात रहे और जिनका जिक्र कहीं भी इतिहास के पन्नों में नहीं है, जिसके ऊपर कोई आंसू बहाने वाला नहीं है। तो इस तरह की एक नई एलजी, जिसको इम्पर्सनल एलजी के नाम से जाना गया, ये सबसे बड़ी देन है थॉमस वे की अंग्रेजी साहित्य को। अब इसके साथ उसने दो तरह के बार्ड भी लिखे थे, ओड भी लिखे थे, जिसको हम पिंडारी कोट के नाम से जानते हैं। द प्रोग्रेस ऑफ पोएट्री, द प्रोग्रेस ऑफ पोएट्री, और दूसरा है द बार्ड। ये दो कविताएं हैं, ये ओड हैं, जिसको पिंडारी कोट कहते हैं। पिंडारी कोट के बारे में जानते हैं, जिसको हम डेरिन ओड के भी नाम से जानते हैं। ओड के इतिहास के बारे में मैंने काफ़ी जिक्र कर दिया है, अगर आप चाहें तो हिस्ट्री ऑफ ओड का जो वीडियो है यूट्यूब पर आप देख सकते हैं। जहाँ तक प्रोग्रेस ऑफ पोएट्री की बात है, इसके बारे में या आखिर में काव्य की उन्नति कैसे होती है, कविता किस तरह से अस्तित्व में आई शुरुआती दौर में, जैसा कि पिंडारी कोट की विशेषता होती है कि किसी देवी देवता को या किसी महान सत्ता को संबोधित करते हुए लिखा जाता है, तो पोएट्री कहते हैं पोएट्री को, कविता को। तो शुरुआत में ग्रे काव्य की देवियों की स्तुति करता है, उनका आवाहन करता है और ये कहता है कि उसको काव्य शक्ति प्रदान करें। द बार्ड उसका फेमस कोड है, और बार्ड कहते हैं चारण को। द बार्ड इज बेस्ड ऑन कमांड ऑफ एडवर्ड फर्स्ट। थोड़ा सा मैं इसके बारे में, द बार्ड के बारे में जान लें। द बार्ड इज बेस्ड ऑन the command of Edward First, on the command of Edward First, who said, who commanded that all bards of Ireland should be killed. Ireland should be killed. And at his command, the British Army killed 300 bards. At last, a single bard named Druid, D-R-U-I-D, remained, who cursed the end of
ट्यूडर डायनास्टी। एडवर्ड फर्स्ट ने ब्रिटिश आर्मी को आदेश दिया था कि आयरलैंड के जितने भी कवि हैं, जितने भी चारण या बार्ड हैं, सबकी हत्या कर दी जाए। और फिर उसके आदेश पर ब्रिटेन के सैनिकों ने आयरलैंड के 300 बार्ड लोगों की हत्या कर दिया। और आखिर में एक बार्ड बचता है जिसका नाम है ड्रूड। और ड्रूड ने कर्ज किया था, अभिशाप दिया था कि इस अपराध के कारण ट्यूडर डायनास्टी का अंत हो जाएगा। और ऐतिहासिक रूप से ये घटना सच हुई। एडवर्ड फर्स्ट के बाद ट्यूडर डायनास्टी का पूरी तरह से अंत हो जाता है। अब उसके हम लोग तीसरे चरण की जो है रचनाओं की बात कर लेते हैं। आज इसको खत्म कर लिया जाए ग्रे को, कल कॉलेज शुरू होंगे। द थर्ड, मिटा दें इसको। The works of third stage. During this stage, Gray was inclined to Irish literature. तीसरे स्टेज के दौरान ग्रे की पूरी रुझान आयरिश लिटरेचर में हो गई। एंड ही रोट 2 नॉर्स पोएम। टू नॉर्स पोएम, ये ध्यान रखिए, प्रश्न पूछा गया है। 2 नॉर्स पोएम्स, जिसमें पहली पोएम है द फैटल सिस्टर। द फैटल सिस्टर्स, और उसकी 10 मिनट बचा है। और उसकी जो दूसरी रचना है द डिसेंडेंट ऑफ ओडिन, द डेसेंड ऑफ ओडिन। प्रश्न ये पूछा गया है कि ये दोनों किस तरह की रचनाएं हैं, क्या ब्रिटिश के हैं। सो दीज पोएम्स आर बेस्ड ऑन नॉर्स लिटरेचर्स, दैट इज आयरिश लिटरेचर। अब थोड़ा सा ये चर्चा कर लें कि सम कमेंट्स ऑफ ए स्कॉलर। कमेंट्स ऑफ स्कॉलर्स, वैसे तो ये जो है कमेंट आप सेकेंड स्टेज में ऐड कर लीजिएगा। कमेंट्स ऑफ स्कॉलर्स ऑन हिज और एलिसीज। स्टैंडर्ड रिटेन इन ए कंट्री चर्चयार्ड के ऊपर कुछ विद्वानों ने अपनी कमेंट दी है। तो पहली कमेंट है एसी स्विनबर्न की। AC Swinburne writes, it is by the LC It is by the LG
एसी स्विनबर्न ने ये कमेंट किया है, जब